हूँ। जी। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दीजिए मुझे। जी। जी दे दिया सर। ओके। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा welcome you in this life-changing webinar. साथियों, मेरा नाम आरसी धीमान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ VSSD कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में मैं लॉ पढ़ाता हूँ। यह घोषणा मेरी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय और इस वेबिनार का सफल संचालन लगातार कार्यक्रमों में कर रहे माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, उपासक, उपासिकाओं, देश के अन्य नागरिक गण, छात्र छात्राओं, मित्रों, जैसा कि यह कार्यक्रम भारत देश के अंदर भारत देश के नागरिकों के लिए संविधान यानी विधिक जागरूकता के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जिसमें मैं निःशुल्क रूप से जो है बिना किसी भी धन को या किसी भी परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का बिना लाभ अर्जित किए हुए निःशुल्क रूप से मैं विधिक जागरूकता में सहयोग कर रहा हूँ। संविधान के विषय में आपको एक स्लाइड दिख रही है। उस स्लाइड में एक बच्चा जो है भारत का संविधान पढ़ रहा है। तो आने वाली पीढ़ी ही हमारे भारत के भविष्य का निर्माण करेगी और पूर्व पीढ़ी से नई पीढ़ी शिक्षा ग्रहण करती है। तो अगर हम संविधान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान को समझते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है इस से शिक्षा ग्रहण करेगी। तो भारत देश के नागरिकों के लिए संविधान अत्यधिक आवश्यक है। संविधान के अंदर इस समय मूल अधिकारों पे चर्चा हो रही है और मूल अधिकार में भाग 3 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकारों पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकारों के संबंध में चर्चा में अनुच्छेद 23 के संबंध में आज चर्चा होगी। अनुच्छेद 23 इंग्लिश के साथियों के लिए इंग्लिश में और हिंदी के साथियों के लिए हिंदी में अनुच्छेद 23 उपलब्ध है। सबसे पहले इंग्लिश में
Article 23 of Indian Constitution, prohibition of traffic in human beings and forced labor. Traffic in human beings and beggar and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offense punishable accordance with law. ये अनुच्छेद 23 का सब क्लॉज 1 है। जो भी मैंने इंग्लिश में बताया उसका हिंदी में अर्थ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसका सब क्लॉज 1 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम प्रतिषेध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय है। इसी में आर्टिकल 23 सब क्लॉज 2 है जिसमें nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purpose, and in imposing such service the state shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class, any of them. इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो जो अनुच्छेद 23 है वह 2 भागों में बटा हुआ है। अनुच्छेद 23(1) और एक दूसरा है अनुच्छेद 23(2). अब ये अनुच्छेद मैंने आपको बताए पढ़ करके इसको समझने की आवश्यकता है। Traffic in human beings. Traffic in human beings. Traffic in human beings and forced labor, जिसका अर्थ क्या है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अब मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार अन्य बलात् श्रम का प्रतिषेध किया जाता है और इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर इस अनुच्छेद के सब क्लॉज 1 में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम, इन तीनों शब्दों का अर्थ समझे बगैर अनुच्छेद 23(1) समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले दुर्व्यापार की बात करते हैं कि दुर्व्यापार क्या है। दुर्व्यापार क्या है? तो दुर्व्यापार से पूर्व जो है व्यापार को और दुर्व्यापार में अंतर समझ लेते हैं।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वृत्तिका की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उसके आधार पर आज पूरे देश के अंदर जो है टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी और छोटे मोटे व्यापारी सब जो है उसी अनुच्छेद के आधार पर पूरे देश के अंदर जो है व्यापार बिजनेस कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने के लिए जो है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो है जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अनुसार जो है विधियों के अनुसार इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस हो रहा है। परंतु भारत के अंदर जो व्यापार है वो सीधा सीधा है कि विधि सम्मत व्यापार वस्तुओं का। परंतु यहाँ पर जिस दुर्व्यापार की बात की जा रही है वह ऐसा व्यापार जो विधि सम्मत नहीं है, मानव का व्यापार की बात हो रही है। जो मानव है दैट इज लाइक ए प्रोडक्ट। जैसे चाय का व्यापार करें तो हम चाय बेचते हैं, साबुन का व्यापार करें तो हम साबुन बेचते हैं, चमड़े का व्यापार करें तो हम चमड़ा बेचते हैं। परंतु अगर हम मानव का व्यापार करें तो हम मानव बेचते हैं। तो यहाँ पर मानव के व्यापार के संबंध में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मानव का दुर्व्यापार, यानी कि मानव का विक्रय और क्रय करना। मानव का विक्रय और क्रय का इतिहास समझने की आवश्यकता है। वो क्या है? मानव के विक्रय और क्रय का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका के अंदर दास प्रथा थी और उस दास प्रथा में दासों को जंजीरों में जकड़ करके और उनको बांध करके मंडी लगाई जाती थी और उस मंडी में मनुष्यों को प्रोडक्ट के रूप में बेचने के लिए मंडी लगाई जाती थी और उन्हीं मनुष्यों को खरीदने के लिए आते थे व्यापारी लोग, धनाढ़ लोग, और वह उन्हें उनकी आंख को, उनके हाथ को, उनके पैर को, उनकी लंबाई को, उनकी चौड़ाई की, उनकी बल को देख करके उसकी कीमत लगाते थे और जब संतुष्ट हो जाते थे उसे खरीद लेते थे और खरीद करके फिर अपने घरों में ले जाते थे। और ये लोग जो है उनके लिए पूरी जिंदगी काम करते थे, दास कहलाते थे। और फिर दास जो है का पुत्र भी दास ही होता था, फिर दास का पुत्र ही दास होता था। इस तरीके से मानव व्यापार वहां पर होता। ऐसी घटनाएं जो है दुनिया के अंदर और भी स्थानों पे होती रही है। भारत के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी जो है इस तरह की घटनाएं होती रहती है। खास तौर से स्त्रियों का मानव दुर्व्यापार होता रहा है। स्त्रियों को उनका शारीरिक शोषण करने की दृष्टि से आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति उनका क्रय विक्रय करते रहे। और भारत के अंदर एक प्रथा और चलती थी, वो थी देवदासी प्रथा। जो देवदासी प्रथा थी जो देवदासी प्रथा थी वह भी भारत में चलती थी, जिसकी वजह से महिलाओं का शारीरिक शोषण होता था। तो महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का व्यापार, मानव का व्यापार दुर्व्यापार कहलाता है। और बेगार शब्द से आशय है कि ऐसा जो
मजदूरों से जबरदस्ती करवाया जाए जिसके लिए उसकी स्वतंत्र सहमति नहीं है। उसकी स्वतंत्र सहमति के बगैर उससे शारीरिक अथवा मानसिक श्रम करवाया जाता है और उसके बाद उसको उस श्रम के बदले में किसी भी प्रकार का कोई धन यानी पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। तो ये जो दोनों ही प्रकार की मानवता विरोधी एक्टिविटीज भारत में नजर आ रही थी, उसको दूर करने के लिए अनुच्छेद 23 को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में समाहित किया गया। और जिस तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त किया गया और उसके प्रयोग को अपराध घोषित कर दिया गया, उसी तरीके से इस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बेगार को बलाश्रम को अपराध घोषित कर दिया गया है दंडनीय विधि के अनुसार, और इसका अनुपालन करने वाले व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 23 साफ साफ बात करता है। अब ये जो दूसरा है क्लॉज आर्टिकल 23, वह कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि जो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत अधिकार दिया गया है, वह अधिकार सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के लिए है। भारत के नागरिकों को और जो है मानव व्यापार को, जो है दुर्व्यापार को दंडनीय अपराध बनाया गया है और जो है इस तरह के जो बलात् श्रम है, बलात् श्रम को करने से प्रतिषिद्ध किया गया है। परंतु इस अनुच्छेद 2 के अंतर्गत राज्य को जो है सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अगर उसे महसूस होती है कि नहीं, इस कार्य को अनिवार्य रूप से आप लोगों से कराया जाना अति आवश्यक है, तो वह जो है अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने के लिए जो है स्वतंत्र होगी और उसको अनिवार्य सेवा करने से रोकने के लिए जो है यह आर्टिकल 21 जो है 1 रोकता नहीं है। परंतु जो राज्य है अनिवार्य सेवा जब लेगा तो वह बेगार नहीं होगा, वो बॉन्डेड लेबर नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी भी आधार पे बिना विभेद किए हुए, बिना भेदभाव किए हुए वे इस तरह के कार्य को लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट पर जाने से पूर्व जो है पार्लियामेंट के अंदर जब भारत के संविधान का अनुच्छेद 23 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट के लिए रखा गया, तब जो है वहां पर यह प्रश्न उठा कि इस अनुच्छेद में देवदासी प्रथा जो भारत के अंदर चली आ रही है और जो प्रोस्टिट्यूशन की प्रथा चली आ रही है जगह जगह पर, उनको भी जो है इसमें समाहित किया जाए। परंतु जो ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा अनुच्छेद रखे गए थे वह सर्वसम्मत से पास हो गए और एज इट इज जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये प्रस्तुत किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि जो है
अनुच्छेद 23 पे निर्णय करता रहता है और बाकी अन्य भारत के संविधान के अनुच्छेद पर निर्णय करता रहता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ यानी कि कानून क्या है, ये जो है न्यायपालिका बताती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है, जो बेगार शब्द है, जो मानव दुर्व्यापार है, इन शब्दों को अपने अपने स्तर से समय समय पर परिभाषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 23 क्लॉज 1 में मानव में जो ट्रैफिकिंग है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मानव का व्यापार करना, यानी मानव में यातायात के रूप में जो अनैतिक उद्देश्य से और महिलाओं को, बच्चों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जाता रहा है, उस संबंध में अनेक निर्णय दिए हैं। जैसे उन्हें देवदासी बनाने का मामला भी जो है भारत में आया। इस तरह के यातायात के दमन के लिए कानून जो है बनाया गया और उसके माध्यम से इस तरह की व्यवस्था को रोका गया। देवदासी क्या है? देवदासी एक दक्षिण भारत के अंदर प्रचलित एक ऐसी परंपरा है जिसको ऐसे समझ लीजिए कि देवदासी में जो गांव के अंदर या शहरों के अंदर महिलाएं हुआ करती थी, उन महिलाओं के जो बच्चियां हुआ करती थी, बेटियां हुआ करती थी, उन बच्चियों को, उन बेटियों को ईश्वर के प्रति दान कर दिया जाता था। वे मंदिरों में ईश्वर के प्रति जो है समर्पित हो जाती थी और जीवन पर्यंत जो है वो बच्चियां जो है ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के वो अपना पूरा जीवन मंदिर में गुजारती थी। जब ऐसी स्त्रियां मंदिरों में अपना पूरा जीवन गुजारती थी तो उनका शारीरिक शोषण होता था। शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण होने के कारण जो है उनसे जो बच्चे पैदा होते थे, उन बच्चों को भी जो है ईश्वर के बच्चे माना जाता था, हरिजन कहा जाता था उन्हें। और जो स्त्रियां होती थी वो ईश्वर से कंसर्न होती थी, उनका मूर्ति से विवाह हो जाता था। तो इस तरह की जो प्रथा होती थी उसे देवदासी यानी देवताओं की दासी, जो भी देवी देवता थे उनकी जो है वो दासी हुआ करती थी। इस तरीके से उनका शारीरिक मानसिक जो शोषण होता था उस दौरान, तो उस प्रथा को घृणित प्रथा माना गया और उसको भी जो है बंद कर दिया गया। तो देवदासी प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जो भारत के अंदर जो है, दक्षिण भारत के अंदर पाई जाती थी और वह जो है समाप्त हुई। इसके अलावा जो भारत के अंदर जाति प्रथा थी, जात प्रथा में छुआछूत की प्रथा थी, उसकी वजह से भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा मात्रा में जाति आधार पे एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो इस तरह के जो अपराध होते थे उनको अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है, जो जीवन जीने का अधिकार हमें प्राप्त है वो ये है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी अनुच्छेद 21 के अंदर जो लोग जो है, अनुच्छेद 21 के अंदर जो लोग व्यक्ति हैं उनको जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है और जीवन जीने के अधिकार में उनको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है।
और उनके शरीर को सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही बंधक बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बनाया जा सकता है। और तो ये जो अनुच्छेद 21 के अंदर अधिकार प्रदान किए गए, वो अधिकार तब तक नहीं मिल पाएंगे जब तक कि अनुच्छेद 23 लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 23 को लागू करते समय जो है हम जो है संविधान निर्माताओं ने उन चीजों को भी दूर किया गया, जैसे बेगार है, चाइल्ड लेबर है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो एक स्त्री पुरुष बच्चे को जो है जब क्रय विक्रय किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बेचा जाता है, तो अनुच्छेद 21 का कोई लाभ जो है तो उसको तो नहीं मिल रहा, क्योंकि उसका जीवन जो है असुरक्षित है। दूसरी बात जो है, जो छोटे बच्चे हैं उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है कार्यालयों में, ऑफिसों में, और उनके कार्य की प्रकृति के अनुसार उनको पारिश्रमिक भी नहीं मिल रहा है, तो उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो वो भी उनका जीवन सुरक्षित जो है गरिमापूर्ण जीवन वो नहीं जी पा रहे हैं। तो अनुच्छेद 21 के आशय को तभी पूर्ण किया जा सकता है जब अनुच्छेद 23 लागू हो जाए। इसलिए अनुच्छेद 23 की आवश्यकता पड़ी। अनुच्छेद 23 में जो है मानो दुर्व्यापार को प्रतिषेध किया गया, बेगार को प्रतिषेध किया गया, और उसके साथ साथ जो है बलात्श्रम को भी प्रतिषेध किया गया। भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध एक अनुच्छेद है। शोषण से आशय क्या होता है? शोषण कितने प्रकार का होता है? शोषण से आशय है मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, इस तरीके से वैचारिक शोषण। तो ये जो शोषण है उसमें शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण समझने की आवश्यकता है। मानसिक शोषण से आशय यह है कि किसी व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ना दी जाए। मानसिक प्रताड़ना से आशय ये है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसको बिना फिजिकल हर्ट के, बिना शारीरिक क्षति के, उसके मस्तिष्क को इतना वैचारिक रूप से प्रभावित किया जाए ताकि वह परेशान रहे। कैसे परेशान रहे? मानसिक शोषण का एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं, सिंपल सा। जैसे एक हस्बैंड क्रूएल्टी, मेंटल क्रूएल्टी कह सकते हैं इसको। एक हस्बैंड अपने घर में आए 5 बजे ड्यूटी करके, फिर गर्मी में उन्होंने कहा कि चाय बनाओ वाइफ से। वाइफ गई, बढ़िया उन्होंने चाय बनाई, चाय बना करके लाई, और लाने के बाद उन्होंने टेबल पे रख दिया, दालमोट रख दी, बिस्कुट रख दिया। उन्होंने कहा लीजिए। पति ने कहा गर्मी बहुत है, चाय हटाओ, चाय हटाओ, जाओ लस्सी बनाओ, लस्सी बनाओ, जाओ दही की बढ़िया लस्सी बनाओ, और ये करके एक बढ़िया डाल करके बढ़िया लस्सी लेके आओ। वाइफ गई, बढ़िया लस्सी बनाई, लस्सी बना करके उसने फिर टेबल पे रखी। पति ने कहा एक काम करो, दही सूट नहीं करेगी, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। अब आप बताइए कि क्या पति द्वारा पत्नी की पिटाई लगाई गई? नहीं लगाई गई। पति द्वारा पत्नी का मानसिक शोषण किया गया। वो
अपने इमोशंस के साथ, अपनी भावनाओं के साथ जाकर के चाय बना के लाती हैं। उसके बाद उस चाय को जब रिफ्यूज किया जाता है तो उसको मानसिक कष्ट होता है, मानसिक क्षति होती है। फिर जब वो उस चीज को अवॉइड करके दोबारा लस्सी बना के लाती हैं और फिर वो लस्सी को अवॉइड किया जाता है तो उसको फिर मानसिक क्षति होती है। और फिर जब उससे कहा जाता है कि जाओ कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, तो वो कोल्ड ड्रिंक लेके आती है। फिर हम कोल्ड ड्रिंक को भी रिफ्यूज कर देते हैं कि नहीं, थक गए, बस अब रहने दो, पानी से काम चल जाएगा। तो इस तरीके से ये इंटेलेक्चुअल क्लास का मानसिक शोषण हुआ, बौद्धिक रूप से मेंटल क्रुएल्टी हुई। तो ये जो इस प्रकार से जो मानसिक शोषण होता है वह मजदूरों का होता है, स्त्रियों का होता है, निर्धनों का होता है, कर्मचारियों का होता है। इस तरह के मानसिक शोषण से भी मनुष्य पीड़ित है। शारीरिक शोषण क्या है? शारीरिक शोषण के संबंध में भारत के बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति, जिन्होंने भारत में राजनीति की एक नई परिभाषा दी, भारत के महान राजनीतिक मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि चीप वर्क फ्री सेक्स। वो गांव देहात में जो मजदूर हुआ करते थे, कृषि मजदूर हुआ करते थे, भट्टों पे काम करने वाले मजदूर हुआ करते थे, उनकी जो स्त्रियां होती थी, उनके संबंध में उन्होंने जो अध्ययन किया था, उसमें उस संबंध में उनका यह विचार था कि चीप वर्क फ्री सेक्स, यानी कि उन स्त्रियों से सस्ता श्रम, उनका श्रम, उनकी मेहनत बहुत सस्ती होती थी, बहुत कम उनको पारिश्रमिक मिलता था। दिन भर 12 घंटे 8 घंटे काम करने के बाद उनको बहुत कम पारिश्रमिक मिलता था और सेक्स तो जो है फ्री में लोग करते। ऐसी घटनाएं आज भी भट्टों पर या जो है गांव देहात में दिखाई सुनाई पड़ती रहती हैं। ऐसे मामले बहुत कम लाइट में आते हैं। वो लोक और लाज की भावना के कारण जो है 90-95% जो है फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन जो होता है वो लाइट में नहीं आता, प्रकाश में नहीं आ पाता। और वह जो 5% आता है वह हम लोग के सामने क्रिमिनल केस के रूप में, एफआईआर के रूप में दर्ज होता है और वो लाइट में आता है कि इस तरीके अपराध हो रहे हैं। वो 5% जो अपराध को जो है मानवर कांशीराम ने स्टडी किया था, उन्हीं के आधार पर उन्होंने कहा था कि ये हालत है मजदूरों की कि चीप वर्क फ्री सेक्स। ये है शारीरिक शोषण। तो मानसिक और शारीरिक शोषण को जो है अनुच्छेद 23 के संदर्भ में मैंने समझाया। अब शारीरिक शोषण में स्त्रियों का शारीरिक शोषण, निर्धनों की स्त्रियों का शारीरिक शोषण आम बात है, होता रहता था। पुरुषों का भी शारीरिक शोषण क्या होता है कि उनको पकड़ लिया अपने भट्टे में, बॉन्डे के अंदर ताला लगा दिया और उनसे कहा ये काम आपको करना है, इसके बदले में आपको खाना मिलेगा, पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। बेगार करनी पड़ती थी, धन नहीं मिलता था, काम करना पड़ता था बेगार। तो यह बेगार, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम, बलात् श्रम से आशय ये है कि बलपूर्वक काम करवाना, जबरदस्ती। नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। आज तो हमारे खेत में कटाई होने वाली है, तो आप बीमार हो, कोई बात नहीं, आपको बुखार है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी चलो हमारे खेत में और काटो।
फसल को। ये स्वतंत्र सहमति के बगैर बलपूर्वक किसी व्यक्ति से श्रम करवाना और उसके बदले में पारिश्रमिक नहीं देना बलात्श्रम। बलात्श्रम के अंदर जबरदस्ती का बोध होता है, बल का प्रयोग होता है, स्वतंत्र सहमति नहीं होती जो श्रम करता है, और जो है यह विधि विरुद्ध होता है। तो ये जो है मानसिक शारीरिक शोषण के विषय में मैंने बताया। अब न्यायालय क्या कहता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहती है? एक केस है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में। बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस में एक फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर मजदूरों को बंधक बना लिया गया था। बंधक से आशय ये है कि आपकी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया, आप इस चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकते। आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो विधि विरुद्ध तरीके से छीन लिए गए, जैसे राइट टू मूवमेंट, बाहर जाने का अधिकार। इस तरह बहुत सारे अधिकारों को छीन लिया जाता है और आपको चार दीवारी में बंधक बना करके आपको काम सौंप दिया जाता है कि ये काम आप लोग करते रहिए, और वो लोगों का कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, संचार की व्यवस्था उनके पास नहीं होती है, वह अपनी बाउंड्री के बाहर से किसी व्यक्ति मदद नहीं ले सकते, और अंदर उनका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण करते हुए उनसे बलात् श्रम करवाया जाता है। ऐसी घटना एक कारखाने में हो रही थी। तो वहां से किसी मजदूर ने एक पत्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भेजा कि जो है इस कारखाने में इस तरीके से बलात् श्रम कराया जा रहा है, बंधुआ मजदूरों की स्थिति ऐसी है, मजदूरों को बंधक बना लिया। जस्टिस पीएन भगवती ने कहा कि ये जो पत्र आया है इसको हम रिट मानते हैं, रिट याचिका मानते हैं, और उस आधार पर उन्होंने उस पर एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद उसमें जांच हुई, एग्जीक्यूटिव ने उसकी जांच करी, और जांच करने पे पाया कि वहां पर ये बंधुआ मजदूर, वहां पे ये बंधुआ मजदूर हैं और उनका शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है। उन बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए प्रयास किया गया। उस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सवाल किया था कि क्या मजदूरों से बलात् श्रम लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। ऐसे बलात् श्रम को कैसे समाप्त किया जा सकता है? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत भारत का संविधान जो है भारत के सभी मानवों को बेगार और बलात् श्रम से बचाता है, और ऐसे कारखाने के अंदर उनसे बंधुआ मजदूर बना करके उनका बलात् श्रम हो रहा था। तो माननीय न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया, उन सब मजदूरों को स्वतंत्र कराया गया, और स्वतंत्र होने के बाद जो है वह फ्री होके अपने फंडामेंटल राइट्स का एंजॉय
कर रहे हैं। दूसरा केस है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के अंतर्गत यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने परिभाषित किया कि ये जो बेगार है, ये बेगार शब्द के अंतर्गत क्या आता है, बेगार शब्द से अभिप्राय क्या है, बेगार शब्द की परिभाषा क्या है। तो बेगार शब्द की परिभाषा माननीय न्यायालय ने कुछ इस प्रकार से दी कि बेगार से अभिप्राय है जबरदस्ती, किसी व्यक्ति से जबरदस्ती उसकी स्वतंत्र सहमति के बगैर उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य लेना बेगार है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि ऐसे काम के बदले में उसे किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक ना देना बेगार की परिभाषा में आता है। यानी बेगार से आशय बिना पारिश्रमिक दिए किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाना बेगार है। इस बेगार का परिणाम क्या होता है, किसी व्यक्ति से अगर जबरदस्ती काम करवाया जाए बलपूर्वक, तो उसकी जो मानसिक अवस्था है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उस व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है, उसका जो मान है और उस व्यक्ति की जो गरिमा है वह समाप्त हो जाती है। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और व्यक्ति का मान सम्मान समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह आम व्यक्ति को पता चले न चले कि इस व्यक्ति से बेगार कराई गई है, परंतु उसको खुद पता रहता है कि जो है मेरे से बेगार कराई गई है। उसको उसका मानसिक शोषण हो जाता है, उसका आत्मसम्मान, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट प्रभावित होता है बेगार से। दूसरी बात, मानव का दुर्व्यापार क्या है। मानव का दुर्व्यापार को भी कुछ इस तरीके से परिभाषित किया गया है। माननीय न्यायालय ने जो मानव का दुर्व्यापार शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में प्रयुक्त किया गया है, उसको कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन किया है कि मानव दुर्व्यापार की परिभाषा को समुचित अर्थों में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इसकी परिभाषा बहुत ही व्यापक है, बहुत ही व्यापक है। क्या है इसकी परिभाषा? ऐसे समझ लीजिए कि सामान्य प्रज्ञा के व्यक्ति की नजर में मानवता के विरुद्ध किया गया कार्य मानव दुर्व्यापार की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ऐसे कृत्य जो मानवता के प्रतिकूल है वह भी मानव दुर्व्यापार की परिधि में आता है। ऐसे कृत्य जो एक न्यायप्रिय व्यक्ति के गले नहीं उतरते, जो न्यायप्रिय व्यक्ति होता है उसको मानवता विरोधी कृत्य गले नहीं उतरते हैं। न्यायप्रिय व्यक्ति हमेशा न्याय करता है और न्याय संगत निर्णय लेता है। तो
मानव दुर्व्यापार की परिभाषा बहुत ही व्यापक है। सामान्य अर्थों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से आशय यही है कि मनुष्यों का दुर्व्यापार जो कि प्रतिषिद्ध कर दिया गया। इसके अलावा भारत में समय समय पर बहुत सारे निर्णय आते रहे हैं। समय समय पे माननीय न्यायालय द्वारा बहुत सारे निर्णय आते रहे हैं। मैं जब देखता हूँ सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को, तो मैं पाता हूँ कि जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यापार यानी दुर्व्यापार को व्यापक स्तर से परिभाषित किया गया है और मानवता विरुद्ध कार्य ही जो है दुर्व्यापार है। दुर्व्यापार में सबसे ज्यादा जो है शोषण बच्चों का और स्त्रियों का होता है। बच्चों का कैसे होता है स्त्रियों के संबंध में तो मैंने बताया है। परंतु स्त्रियों का कैसे होता है, बच्चों का कैसे होता है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो जो है जो स्त्रियां हैं उन पर मैं चर्चा बाद में करूंगा। बच्चों के विषय में बताता हूँ कि जो हमारे बच्चे होते हैं छोटे छोटे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका व्यापार होता है। कैसे होता है कि उनको जो है आपराधिक प्रकृति के व्यक्ति उन्हें पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जो है वे उसको ले जाते हैं गैंगस्टर के पास और उसको दे देते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो है बच्चा मैं लाया हूँ, इसको आप ले लीजिए और मुझे बदले में पैसे दे दीजिए। पैसे ले लेते हैं और फिर वो उस बच्चे को जो है भीख मांगने जैसे कार्यों में लगा करके उनका पैसों का उनसे पैसे कमवाते हैं। इस तरीके से छोटे बच्चों का भीख मांगने में प्रयोग होता है। दूसरा के जो है बच्चों के जो शारीरिक अंग हैं उनका भी मेडिकल साइंस में प्रत्यारोपण के लिए जो है प्रयोग होता है। किसी धनवान व्यक्ति को आंखें चाहिए, हार्ट चाहिए, किडनी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वो गरीबों के बच्चों की जो चोरी होती है उन बच्चों का ऑपरेशन करके आपराधिक प्रकृति के लोग ऑपरेशन करके उन बच्चों के पार्ट्स को चुरा लेते हैं और चुरा करके उसे बेच देते हैं और दूसरे व्यक्ति के शरीर में वो उपयोग में आ जाता है। तो यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि जो है इस तरीके से बच्चों का भी होता है। महिलाओं का तो जो है शारीरिक शोषण करने की दृष्टि से एक देश से दूसरे देश में जो है मानव दुर्व्यापार होना एक आम बात है। इस पे बहुत सारे जो है केसेस हैं और बहुत सारे जो है घटनाएं हम आम लोगों के बीच में चर्चित रहती है। आज का जो है टॉपिक था जिसमें मैंने जो है आप लोगों को इंडिकेट किया था कि अनुच्छेद 23 में स्त्री की मानसिक और शारीरिक शोषण क्यों होता है, शोषण क्या है और क्यों होता है, शोषक कौन है और शोषित कौन है। तो जो शोषक है वह व्यक्ति है जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से सशक्त होता है और आपराधिक मानसिकता से ग्रस्त होता है। ये लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वो शोषक होता है। शोषित कौन होता है, शोषित वह व्यक्ति होता है जिसके पास जिसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, मानसिक विकास नहीं होता है,
अशिक्षा होती है जिसके पास बल की कमी होती है, जिसके पास धन की कमी होती है, जिसके पास राजनीतिक अप्रोच नहीं होता है, जिसके पास साधन नहीं होते हैं, वह शोषित हो सकता है, कमजोर होता है। शोषक ताकतवर होता है, शोषित कमजोर होता है। तो ये जो शोषण, मानसिक शारीरिक शोषण के संबंध में बताया। अभी इस प्रकार के शोषण से बचने का उपाय क्या है? ऐसे बलात् श्रम को कैसे समाप्त किया जा सकता है? तो ऐसे बलात् श्रम को समाप्त करने के लिए ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंदर, और वो सीधा सीधा कह रहा है, क्या कह रहा है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषेध किया जाता है, यानी कि इसको समाप्त किया जाता है। और अगर कोई इस तरह का कृत्य करता है तो उसको विधि के अनुसार जो है दंडित किया जाए। इस तरीके से इन जो है कार्यों को अनुच्छेद 23 द्वारा जो है दूर करने का प्रयास किया गया है। जो बेगार है, फोर्स्ड लेबर है, सब मैं समझा चुका हूँ आपको। अब जो है ये भी आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस मैंने आपको समझा दिया है। अभी किस तरीके से बंधुआ मजदूर बना रखा था। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यह केस भी मैंने समझा दिया है आपको। अब जो सवाल है वह यह है कि ये जो शोषण और शोषक और शोषित जो अनुच्छेद 23 से निकल के 3 शब्द आते हैं, शोषित से शोषित को शोषण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? शोषित को शोषण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इस संबंध में जो है तथागत गौतम बुद्ध ने कई उपाय बताए हैं। पंचशील का सिद्धांत जो बताया है उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि नशा नहीं करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। शोषित जो है नशे की आदत डाल लेते हैं जिसकी वजह से उनका मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है और आर्थिक रूप से वो संपन्न नहीं हो पाते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। तो जो नशा होता है उसकी वजह से व्यक्ति का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, आर्थिक रूप से व्यक्ति दुर्बल हो जाता है और आसानी से उसका शिकार किया जा सकता है। दूसरी बात, ऐसे जो है व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाते हैं। जब वो शिक्षित नहीं कर पाते हैं तो उनके बच्चों का मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता। जब उनके मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है, शिक्षा के अभाव में धन गया, धन के अभाव में बल गया, बल के अभाव में व्यक्ति कमजोर हुआ और ये सब कुछ जो है सिर्फ शिक्षा के अभाव में हुआ। तो ऐसे शोषित व्यक्ति के बच्चे भी आगे जाकर के शोषित होते हैं, यानी दास का पुत्र दास ही इसीलिए होता है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसका कारण है नशा, अशिक्षा, अज्ञानता, कलह। इन सब चीजों को अगर दूर किया जाए, अपने शरीर पे ध्यान दिया जाए, अपनी आर्थिक, अपनी मानसिक, अपनी शारीरिक शक्ति का विकास किया जाए तो निश्चित रूप से शोषण से बचा जा सकता है। यहीं से मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने बड़ी धैर्य से मुझे सुना, समझा,
इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह जो स्लाइड है, यह मेरी स्लाइड बता रही है कि ये मेरा मोबाइल नंबर है 6392637108। जिस भी व्यक्ति को मेरे द्वारा भारत के संविधान को समझाए जाने पर कोई भी बात कहनी है, समझनी है, कोई डाउट है, तो वह इस नंबर पे फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो कार्यक्रम हैं, जो कि संडे को भी होता है, सोमवार को भी होता है, बुधवार को भी होता है और शनिवार को भी होता है। इन कार्यक्रमों में आप लोग शिरकत करिए। इसी के साथ आप लोगों ने मुझे बड़ी धैर्य से सुना, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नहीं, बैक तो नहीं करूंगा, मेरे पर रहेगा। मेरा आ जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रोफेसर साहब, आपने वायलेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से भारत के प्रबुद्ध साथियों के सामने रखा है। अब मैं आज के अध्यक्षता कर रहे कार्यक्रम की माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब से अनुरोध करता हूं कि अध्यक्ष जी उद्बोधन रखें। माननीय भारती साहब। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, समस्त महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय आरसी धीमान साहब का, जिन्होंने संविधान की धारा 23 के बारे में बड़े विस्तार से और विश्लेषण पूर्व अपनी बात को रखा। एक बार एक मुकदमा पत्नी ने पति के खिलाफ लिखा दिया था, और जिस पत्नी ने पति के खिलाफ मुकदमा लिखाया था वो पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उत्तर प्रदेश का पूर्व राज्य मंत्री था और उसका नाम था चौधरी बशीर। मैं आगरा थाना मंटोला की घटना आपको बता रहा हूं। जी, जी। मुकदमा लिख गया, चौधरी बशीर साहब मंत्री जी जेल चले गए। अखबारों में छपा 4-4 कॉलम। जब ये 4-4 कॉलम छपे और लिखा, उसमें अखबारों की हेडिंग थी कि पत्नी ने पति को बलात्कार के केस में भेजा जेल। तो बड़े बड़े एलएलबी, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े काला कोट पहनने वाले लोग सर पे हाथ रखकर बैठे थे। बोले साहब ये समझ में नहीं आ रहा, पत्नी कैसे बलात्कार का मुकदमा लगा सकती है। तब मैंने धारा 376 और धारा 377 की परिभाषा ठीक जो आज हमारे प्रोफेसर आरसी धीमान साहब ने बताई है, मैंने उनको समझाया कि बलात्कार का मतलब है बलपूर्वक किया गया कृत्य। बलपूर्वक किया गया कृत्य। पति पत्नी होते हैं, उनका रिलेशन होता है, उनके बच्चे भी पैदा होते हैं, लेकिन संविधान ने किसी पति को पति की पत्नी की मर्जी के बगैर रिलेशन स्थापित करने का अधिकार नहीं दिया है। पत्नी की मर्जी के बगैर यदि पति अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है, वो धारा 376 के अंतर्गत आता है। और उसी धारा के अंतर्गत चौधरी बशीर, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जेल गए हैं। तो लोग मुझसे बोले सर हम तो समझते हैं आप नेता हैं, लेकिन आप तो वकीलों से भी बड़े वकील हैं। भारत की 100% नारियों में से
99.99% नारियों को भी इस धारा का, इस संविधान के अधिकार का ज्ञान नहीं है। मैंने इसलिए, मुझे जब आरसी धीमान साहब ये बता रहे थे तो मुझे मेरी पुरानी मेमोरी रिपीट हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने उस वक्त जो बोला था वो एकदम सही था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आरसी धीमान साहब का। आप बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत बारीक बारीक बातें संविधान की, जो 26 नवंबर 1950 से लेकर हमारे भारत के 140 करोड़ लोगों को पता होना चाहिए था, उसका ज्ञान होना चाहिए था, उसका तजुर्बा होना चाहिए था, नहीं हुआ। लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान और आपका जो ये धम्मदान है, ज्ञान का धम्मदान है, सदैव भारत के लोग आपको स्मरणीय रखेंगे, याद रखेंगे। और मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी का, जो सरकारी सर्विस में होने के बाद भी अपनी जिम्मेवारी को 100% से ज्यादा निभा रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिवादन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जितने लोग भी आज जूम वेबिनार पे जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद। आपका पूरा कार्यक्रम रिकॉर्ड होता है, आरवीएम इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से आधे घंटे, 1 घंटे में उसको फ्लेक्स कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि भारत के लाखों लाखों लोग संविधान के प्रति, संविधान को पहली बार 73 वर्ष की आजादी में पहली बार समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी से कि मंगल गाथा के साथ आज के कार्यक्रम को समापन करें। और अब अगली हमारी मुलाकात होगी बुधवार को सुबह 7 बजे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया धार्मिक ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, उस पे चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। सभी साथियों से जैसी अपील की गई है साहब ने, इसकी रिकॉर्डिंग 1 घंटे बाद आपको यूट्यूब आरबीएम इंडिया चैनल पर मिल जाएगी। तो जिन साथियों को हम किसी कारणवश इस वेबिनार में नहीं जुड़ पाए हैं, आप सभी साथियों से अनुरोध है कि इतने अच्छे संविधान की परिभाषा को आप सभी साथियों तक पहुंचाएं। संविधान पढ़ने का सभी अधिकार है। मैं सभी साथियों को माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं। प्लीज सभी अपना माइक अनम्यूट कर लें और हम सभ्य सत्ता धम्म पालन गाथा से कार्यक्रम को समापन करते हैं। सभी साथियों से अनुरोध है कि अपना माइक अनम्यूट कर लें। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चकेवियो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमा, सभ्य सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चकेविनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमा, सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चकेविनो, मां किंचित् सभ्य भद्राणि किंचित् साधु 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 नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आज की वेबिनार का नमो बुद्धाय, जय भीम सर। समापन किया जाता है। सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय।